Hello guys, welcome to today's session C14 classifier. So C14 का पूरा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट फ्यू सेशंस में हमने फंडामेंटल ऑफ न्यूरल नेटवर्क उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। उन सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो इस एग्जांपल से हम समझेंगे। C14 एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में टोटल 10 क्लास हैं। क्लास भी अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्लास हैं और ये डेटा सेट क्या है, कैसे हम लोड करेंगे उसको। और लास्ट फ्यू सेशन में हमने डिस्कस किया ऑप्टिमाइजर्स, डिफरेंट टाइप के ऑप्टिमाइजर्स, और ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट्स क्या होता है, लेयर्स क्या होती हैं, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कैसे हम एक नेटवर्क को स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, कैसे फुल फ्लेज एक अपन छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे जिससे हम एक बेसिक क्लासीफायर मॉडल बिल्ड कर सकें। नॉट ओनली क्लासीफायर प्रॉब्लम, मतलब कि अब कैसे नेटवर्क बिल्ड करेंगे, डिफरेंट टाइप का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, चाहे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो, क्लासीफायर हो, रिग्रेशन हो, और जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो कैसे उसके लिए एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे उसके से अपने डिस्कस किया। थ्योरेटिकली अपने डिस्कस किया और कुछ कुछ प्रैक्टिकली नोटबुक भी मैंने आपको शेयर की थी, वो भी आपने रन करके देखी। और इस एग्जांपल में यही समझेंगे कि किस तरह से हेलो वर्ल्ड ऑफ डीप लर्निंग हम शुरू कर सकते हैं। तो क्लासिकल एमएल के लिए जैसे एमएनिस्ट डेटा सेट, और एमएनिस्ट का थोड़ा बड़ा डेटा सेट भी अवेलेबल है इन मार्केट, जैसे फैशन का एमएनिस्ट डेटा सेट है, और हैंड राइटन जो डिजिट डेटा सेट है। जो हैंड राइटन डिजिट डेटा सेट है वो क्लासिकल एमएल, बेसिक एमएल को सीखने के लिए, उसके लिए हेलो वर्ल्ड ऑफ एमएल के लिए है, और ऐसे ही C14 हेलो वर्ल्ड ऑफ डीप लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। और पाइटॉर्च जो अपन जिस फ्रेमवर्क को अपन यूज़ करके एक्सप्लेन करके अपन सीखेंगे वो एक पाइटॉर्च है। तो थोड़ा सा C14 क्या होता है वो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में बताता हूँ कि C14 ऐसे ही लर्निंग के लिए डेटा सेट है, जैसे बाकी डेटा सेट आपने पढ़ा सुना होगा एमएनिस्ट इस तरह से। तो ये भी एक डेटा सेट है। और ये जो नोटबुक है कॉलैब वाला, गूगल कॉलैब में ये नोटबुक अवेलेबल है। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, और अपने यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है, सेम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इस लैब का लिंक भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जिससे कि आप आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक और थोड़ा प्रैक्टिस और ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। सो इसमें सब 4-5 स्टेप्स हैं टोटल इस नोटबुक में। फर्स्ट स्टेप है कि हम C14 डेटा सेट को लोड करें। लोड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप कोई डेटा सेट का जिफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो एक तरीका यह है कि आप कोई डेटा सेट डाउनलोड करो और उसको लोड करो। और दूसरा फैसिलिटी ये है कि टॉर्च विजन एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, जो टॉर्च कम्युनिटी यानी पाइटॉर्च कम्युनिटी का ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। टॉर्च विजन में बहुत सारे डेटा सेट ओपन सोर्स अवेलेबल हैं। तो टॉर्च विजन का यूज़ करके अपन डायरेक्टली टॉर्च विजन डेटा सेट, इसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट आप प्रिंट करोगे तो इसको लिस्ट ऑफ डेटा सेट यहाँ पे मिल जाएंगे। वो डेटा सेट से अपन डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अपन डाउनलोड करें और फिर NumPy में लोड करें। NumPy में लोड करने के बाद में उसको टॉर्च टेंसर में उसको कन्वर्ट करें। और इमेज, ऑडियो, वीडियो डेटा डील करने के लिए जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, पिलो, OpenCV, ऐसी कुछ लाइब्रेरी हैं, उनका यूज़ करके अपन इमेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और उसके इमेज रीड होने के बाद में उसको हम टॉर्च टेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये पहला टॉपिक है। सेकंड है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। फ्यू सेशंस पहले अपन ने कन्वोल्यूशन नेटवर्क पढ़ा है, डिस्कस किया है, उसी को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो थर्ड है डिफाइन ए लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन का मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट फ्यू सेशंस में लॉस फंक्शन को इन डिटेल अपन जानेंगे। और इन बिटवीन लॉस फंक्शन डिस्कस करेंगे, उससे पहले ऑप्टिमाइजर और बाकी और भी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम ट्रेनिंग रन करेंगे और ट्रेनिंग होने के बाद में अपन टेस्टिंग करेंगे। सो सबसे पहले अपन यही करते हैं। तो पहला जो स्टेप है
दैट इज़ लोड एंड नॉर्मलाइज द CFAR10। तो डेटा सेट को लोड करेंगे। लोड करने के लिए मैंने बताया था कि टॉर्च विजन एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल हैं और उन डेटा सेट अवेलेबल है और वो अपन डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। सो यहाँ से लोड करेंगे, वो मैं दिखाता हूँ कैसे लोड करना है। फर्स्ट सेल जस्ट अपन इंपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड सेल में क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट कंपोज। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लाइन है ट्रेनिंग सेट डेटा सेट, अब यहाँ पे टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट, यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल हैं। तो इसमें एक CFAR10 नाम का डेटा सेट है, वो हमने ट्रेनिंग डेटा सेट में लोड किया। लोड करके अपन ने एक डेटा लोडर क्या करता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पे इस लाइन से हमने डेटा सेट सिर्फ लोड किया है। सेकंड ये लाइन है टेस्ट सेट से अपने टेस्ट डेटा लोड किया है, इन दोनों से लोड किया है। अब डेटा लोडर क्या होता है, इन जनरल क्या होता है कि जब मॉडल अपन ट्रेन करेंगे तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट हम बैच में डेटा सेंड करेंगे, राइट। तो जो बैच में अपन डेटा सेंड करेंगे, तो बैच में डेटा सेंड करने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है कि एक बैच में 32 इमेज सेंड करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 8 करेंगे, 64 इमेज करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हम मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम यूज़ कर रहे हैं। तो बैच वाइज डेटा सेट करेंगे। यदि हम एवरी सैंपल पे यदि हम अपडेट करते हैं वेट को तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा। तो यहाँ पे बैच ग्रेडियंट डिसेंट मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट अपन काम में ले रहे हैं। तो उसके लिए तो डेटा लोडर बहुत ही फ्लेक्सिबल है और आपको कुछ करना नहीं है, बैच डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बैच साइज डिसाइड करनी है। यहाँ पे बैच साइज कितनी है 4, तो बैच साइज 4 है, यानी एक बैच में 4 इमेज जाएंगी और उस 4 इमेज का लॉस कैलकुलेट होगा और 4 इमेज को लेके अपन एवरी टाइम वेट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे बैच साइज 4 है, ट्रेनिंग डेटा सेट दिया और ये एवरी टाइम सफल भी करता रहेगा, तो सफलिंग भी होती रहेगी। और नंबर ऑफ वर्कर 2 या वर्कर थ्रेड ये बनाते हैं कि आज डेटा को रीड राइट करने के लिए वर्कर्स क्रिएट करते हैं, एक तरह से एक काइंड ऑफ थ्रेड की तरह ये वर्क करता है। सो डेटा लोडर इस तरह से वर्क करता है बेसिकली। तो डेटा लोडर आ गया अपने पास में, ऐसा ही ट्रेनिंग का डेटा लोडर, टेस्टिंग का डेटा लोडर, ये दोनों है। अब आते हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड मैं बताता हूँ ट्रांसफॉर्म्ड कंपोज क्या करता है। देखो कोई भी डेटा सेट है, यहाँ पे हमने डेटा सेट को लोड तो कर लिया, लेकिन डेटा सेट स्टैंडर्ड नहीं है। इस डेटा सेट को स्टैंडर्ड करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए एक और लाइब्रेरी है transform.compose। यहाँ पे अपन पास करेंगे, उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो लेकिन सिर्फ स्टैंडर्डाइज में अपन क्रॉप भी कर सकते हैं या रिसाइज भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही रिच लाइब्रेरी है कि कैसे रिसाइज करेंगे, क्रॉप करेंगे, वो सारा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि जो इमेज डेटा आ रहा है उसको नॉर्मलाइज करना है। अब नॉर्मलाइज करने का फ़ायदा क्या है, नॉर्मलाइज करके जब, क्योंकि इमेज का कोई पिक्सल वैल्यू होगा, यदि पिक्सल वैल्यू को हम 0.5 से नॉर्मलाइज कर देंगे तो जब मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटेशन होता है तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और वो भी काफ़ी इजी रहेगा। तो स्केलिंग और नॉर्मलाइज इसलिए अपन करते हैं। नॉर्मलाइज से डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो जाता है, उसका भी फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट ट्रांसपोज अपन यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म को भी सिंपल यहाँ पे कौन सा क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे आप पास कर देते हो कि ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ट्रांसफॉर्म। जब भी आप डेटा सेट लोड करते हो वो पास कर देते हो तो आपका काम यहाँ पे हो जाता है। तो बेसिकली ये बेसिक फंक्शन है, मैंने बताया आपको। और क्लास यहाँ पे लास्ट वाला है क्लास। कौन कौन सी क्लास हैं इसमें, टोटल 10 क्लास हैं। प्लेन, कार, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हाउस एंड शिप एंड ट्रक, ये सारी इसमें क्लासेज हैं। तो इस क्लासेस का डेटा सेट है, इसको रन करेंगे तो डेटा सेट टॉर्च विजन से डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, डाउनलोड तो जहाँ पे लाइब्रेरी जिसने बनाई वहाँ से उसका ओरिजिनल सोर्स से हो रहा है, बट कॉन्फ़िगर इन द टॉर्च विजन लाइब्रेरी, ऐसा है। और ये बेसिकली मैटप्लॉटलिब यूज़ करके लाइब्रेरी को प्लॉट करके देख रहे हैं कि डेट क्या साइज़ है और कैसे इमेज लुक लाइक। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इमेज बहुत ही ब्लर दिख रही है अपन को। एक्चुअली वो है ऐसा क्योंकि यहाँ पे जो इमेज की साइज़ है, ये डेटा सेट की जो इमेज CFAR10 की इमेज की साइज़ है, यहाँ पे ऊपर अपने देखा कि CFAR10 का डेटा सेट है, इसमें ये क्लासेस होती हैं और इसकी साइज़ बहुत छोटी है इमेज की, 32x32 होती है। आपने रिजोल्यूशन पढ़ा होगा ना कि वीडियो रिजोल्यूशन क्या होता है, हमें 1080 हाई रिजोल्यूशन चाहिए, 720। यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो क्वालिटी का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे 720 या
1048 ऐसा कुछ करके करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 32 ही है। तो बहुत ही कम रेजोल्यूशन की इमेजेस हैं। ये लर्निंग के लिए और टेस्टिंग के लिए है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम रखा है कि लर्निंग के लिए चलाएं तो चल जाए, CPU भी अच्छे से चल जाए। तो 32 साइज़ की इमेज है और 3 चैनल इमेज है, यानी कलर इमेज है, कलर RGB इमेज है, कलर इमेज है। तो ये इसकी साइज़ है। तो साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ब्लर दिख रहा है। तो ये जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए है। अब हम जो सेकंड टॉपिक था कि हम एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, बहुत छोटा नेटवर्क है, और स्क्रेच से हम नेटवर्क बना रहे हैं। ये डीप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। तो कुछ लेयर्स को लेके अपन बना रहे हैं, और अपने लास्ट सेशन में कन्वोल्यूशनल डिस्कस किया था। पोलिंग मैंने बोला था कि आप पढ़ के आना है, और कुछ क्वेश्चंस हो तो अपन डिस्कस करेंगे। और एक है लीनियर। उससे पहले अपन कोई भी लीनियर का मतलब होता है कि n/n मल्टीप्लिकेशन रहता है, फुल्ली n/n मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो बेसिक जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो वर्क करता है वो लीनियर लेयर कहलाती है। तो ये यहाँ पे लीनियर लेयर है। तो ये एक सिंपल अपन क्लास बनाते हैं, नेट, इसका कुछ भी नाम रख सकते हो आप, नेट या मॉडल, अपना कुछ भी, जैसे अपनी कस्टमाइज क्लास है तो कुछ भी नाम रख लो। ये इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में सिंपल अपन सिर्फ लेयर्स को, जो भी हम लेयर्स बनाना चाह रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू हम जिस सिंपल अपन डिफाइन करते हैं कि ये कन्वोल्यूशनल है, ये पोलिंग लेयर है, ये कन्वोल्यूशन 2 है। अच्छा, हर एक कन्वोल्यूशन लेयर का साइज अलग अलग होता है, इसलिए हम यहाँ पे पहले ही कंस्ट्रक्टर में साइज डिफाइन कर रहे हैं कि इनपुट, यहाँ पे इनपुट 3 and 6 5 ऐसा करके है। और फिर इसका साइज़ क्या होगा, 2x2। पूल मैक्स पूलिंग का हमेशा 2x2 रहता है, फिल्टर साइज भी। और आउटपुट, यहाँ पे इनपुट 6 है, आउटपुट 16 and 5। ऐसे ही यहाँ पे इनपुट 16 5 है, इंटू 5 है, आउटपुट 120 है। आउटपुट 120 है, यहाँ पे इनपुट 120 है, आउटपुट 84 है, इनपुट 84 है, आउटपुट 10 है। 10 आउटपुट का मतलब 10 क्लास। तो फाइनली गोल यही रहता है कि इसका आउटपुट 10 आए। 10 क्यों आए कि पहला, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्लास कितनी है, टोटल क्लास 10 है। सिफार 10 का मतलब 10 क्लास है अपने पास में, बर्ड, कैट, डॉग, डियर, ऐसे 10 क्लास हैं। तो जब आउटपुट आए, मान लो कि एक इमेज हमने नेटवर्क में पास किया और इसका आउटपुट 10 नंबर का एक वेक्टर आएगा, तो किसकी वैल्यू इन 10 नंबर के वेक्टर में एक तरह से वो प्रिडिक्शन वैल्यू रहेगी कि वो एक्चुअल में कैट है या डॉग है। जिसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा वो वैल्यू रहेगी कि ये कैट है, डॉग है, ट्रक है, शिप है, क्या है, उसके बेसिस पे। इसलिए हमने टोटल 10 है, तो टोटल 10 में से कोई ना कोई एक रहेगा, इसलिए टोटल 10 दिया, और बाकी सबकी वैल्यू 0 रहेगी, 0 या नियर बाई समथिंग कुछ रहेगा, ऐसा करके। तो ये तो सिंपल डिफाइन किया। अब यहाँ पे एक फॉरवर्ड फास्ट तैयार करते हैं। फॉरवर्ड फास्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कस्टमाइज करके लिख दिया है यहाँ पे। इनपुट इमेज गया कन्वोल्यूशन में, कन्वोल्यूशन हुआ, उसका इनपुट सीधा, उसका रिजल्ट किस में गया, रेलू में। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि क्यों एक्टिवेशन करते हैं। फाइनली अपन ने लॉनियरिटी अप्रूव करते हैं। रेलू का जो आउटपुट है वो पूलिंग लेयर में गया है, जो ये पूलिंग डिफाइन कर रहा है। इसका आउटपुट x आया, ये x गया, अगेन कन्वोल्यूशन 2 लिया अपन ने, और इस तरीके से पूरा ही नेटवर्क बिल्ड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल लेयर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेयर्स का यहाँ पे अपन ने एक नेटवर्क बिल्ड किया। हाँ, सो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क को डिफाइन कर देंगे। इस नेटवर्क को डिफाइन करने में यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। तो कुछ भी इसमें डाउट हो कि ये नेटवर्क कैसे बना, क्या हो रहा है, कैसे लेयर्स बन रही हैं, कैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। Hello, sir. Yeah. Sir, can you explain again the class net and net module? ओके, तो फाइनली किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए आप, जैसे हम बोल रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क, अब नेटवर्क बनाना है तो मॉडल ट्रेन करना है, तो एक नेटवर्क बनाना है जहाँ पे लर्निंग शुरू हो जाए, राइट।
जहाँ पे लर्निंग शुरू हो नेटवर्क बनाना है, तो न्यूरल नेटवर्क बनाना है। न्यूरल नेटवर्क के लिए लास्ट में एक डायग्राम दिखाया था, कुछ नेटवर्क का काइंड ऑफ डायग्राम था। एक लेयर से दूसरी लेयर में इनपुट भेजते हैं, इसी तरह से अपने नेटवर्क बना रहे हैं। तो नेटवर्क बना रहे हैं, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क बना रहे हैं। तो इनपुट में कन्वोल्यूशन एक लेयर होगा, फिर दूसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर होगा, चौथा लेयर होगा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करके बहुत सारा लेयर बनेगा। अब यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो हमने कन्वोल्यूशनल का एक ले लिया, ऐसे मैक्स पूलिंग का ले लिया। पूलिंग भी काइंड ऑफ फंडा यहाँ पे कन्वोल्यूशन ही रहता है उसमें, बट थोड़ा उसमें मल्टीप्लिकेशन का और फिल्टर साइज का कुछ डिफरेंस रहता है। और फिर थर्ड अगेन कन्वोल्यूशन है, और फिर तीन लेयर हमने फ्लैटन लेयर लिया, नॉर्मल लीनियर लेयर अपन ने ले लिया। ये तो अपने सारी लेयर हो गई। अब इनको सीक्वेंस करना है कि कौन सा पहले लेंगे, कौन सा बाद में लेंगे। तो सबसे पहले कन्वोल्यूशन लिया, उसके बाद में रेलू लिया, उसके बाद में पूलिंग लिया। इसका आउटपुट एक्स में आया, फिर ये एक्स हमने इसमें पास किया, फिर कन्वोल्यूशन 2 लिया, फिर रेलू लिया, फिर पूलिंग लिया। इसका आउटपुट एक्स में आया, फिर ये आपने फ्लैटन किया। फ्लैटन क्यों किया, इसका एक रीज़न होता है कि कोई भी लीनियर लेयर होता है वो अलग डायमेंशन में उसको इनपुट नहीं दे सकते। उसकी फ्लैटन एक वेक्टर साइज, एक सिंपल वन डायमेंशन, एक तरह से फ्लैटन पैटर्न में ही उसको एज ए इनपुट दिया जा सकता है। इसीलिए जब भी आप लीनियर यूज़ करोगे तो कुछ भी डायमेंशन आए आप उसको फ्लैटन करोगे, राइट। फ्लैटन किया तो फ्लैटन करने के बाद में ही आप फुली लीनियर लेयर में उसको या फुली कनेक्टेड लेयर में उसको दे सकते हो। यहाँ पे FC इसका नाम इसलिए लीनियर लेयर को फुली कनेक्टेड लेयर भी बोलते हैं, मतलब कि हर न्यूरॉन एवरी न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे, तो इसलिए फुली कनेक्टेड बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे फ्लैटन किया। फिर यहाँ पे पहला फुली कनेक्टेड लेयर का इनपुट आया, उसको रेलो में दिया, फिर उसका आउटपुट आया, फिर दूसरा FC आया, और फिर उसका आउटपुट X आया, उसको FC3 में पास किया। और फाइनली हमारे पास में आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है 10 आ रहा है। 10 का मतलब कुछ 10 वैल्यूज़ रहेंगी, उनमें से एक एक्चुअल वैल्यू रहेंगी, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। मतलब कि एक वैल्यू को अपन क्लासीफाई कर देंगे यहाँ पे। तो 10 का मतलब इसलिए यहाँ पे 10 आउटपुट रखा है कि फाइनली अपन को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लास का वेट ज़्यादा है। तो जैसे अभी प्रैक्टिकली अपन कुछ सेल रन करके देखेंगे कि वैल्यू कैसे आ रहा है, वो अपन देख लेंगे आउटपुट कैसे आ रहा है, बट नेटवर्क कैसे बिल्ड कर रहा है ये हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। जैसे थोड़ा और खुद से स्क्रैच से बना के देखेंगे, इनको प्रिंट करके देखेंगे, तो और भी चीज़ें अपन को समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बन गया, और फाइनली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, नेट बना लिया अपन ने। अब हम लास्ट टाइम हमने ऑप्टिमाइजर डिस्कस किया था। ऑप्टिमाइजर कहाँ यूज़ होगा, तो ऑप्टिमाइजर कॉस्ट फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम में लेते हैं, लॉस को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम में लेते हैं, राइट। और फाइनली उसका ग्रेडियंट लेते हैं, और ग्रेडियंट लेके वेट को अपडेट करते हैं। तो इसीलिए पाइटॉर्च में इटसेल्फ लाइब्रेरी में बहुत सारे ऑप्टिमाइजर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो पहले डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या करता है, ऑक्सीलेशन कम करता है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम पास कर दिया, लर्निंग रेट पास कर दी। और नेटवर्क पैरामीटर क्या होंगे यहाँ पे, वेट्स। हाँ, नेटवर्क पैरामीटर क्या होंगे यहाँ पे, वेट्स होंगे। तो यहाँ पे वेट्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ऑप्टिमाइजर काम में ले लिया। अब क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्या होता है, लॉस अब जैसे हमने कॉस्ट फंक्शन लॉस काफ़ी डिस्कस किया, तो बेसिक लॉस फंक्शन अपने डिस्कस किया था, एक मीन स्क्वायर एरर वाला, एक शायद वो तो मैंने कॉमनली अपन डिस्कस कर ही रहे थे। इसके अलावा क्रॉस एंट्रोपी क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे लॉस फंक्शन होते हैं। BSC लॉस है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस भी बोलते हैं इसको। तो BSC तो बाइनरी के लिए होता है, यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो n नंबर ऑफ क्लास के लिए भी अपन को उसको ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक लॉस फंक्शन है, कौन सा लॉस फंक्शन काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन डिफाइन कर देंगे, ये ऑप्टिमाइजर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब आती है ट्रेनिंग की बात। ट्रेनिंग के लिए 1-2 सेशंस पहले अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ट्रेनिंग होती है, इपॉक्स क्या होती हैं, साइकिल कैसे रन करती हैं, बेसिस क्या होती हैं, ये सब अपन ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए 2 इपॉक चलाएंगे इसको। जब 2 इपॉक चलाते हैं तो यहाँ पे 2 रेंज 2 कर दिया। डेटा लोडर अपन ने पहले बनाया था, डेटा लोडर को फॉर लूप में चलाएंगे। अब जब पहला फॉर लूप आएगा तो यहाँ पे पहला बैच आएगा, फर्स्ट बैच। बैच साइज क्या लिया था अपन ने,
किसी को पता है, याद है बेस साइज क्या लिया था? So 4. 4 लिया था। तो बेस साइज 4 लिया था, यानी नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे कितने आएंगे पहली बैच में? 4। जीरो ग्रेडियंट का मतलब, अभी एक शायद लास्ट टाइम आपने किसी ने पूछा था कि जीरो ग्रेडियंट करने का मतलब क्या है। ग्रेडियंट का मतलब ये कि जब ऑप्टिमाइजर लेते हैं तो जब जब पहला लूप चलेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू अपडेट होगी। जब दोबारा लूप आएगा तो पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के साथ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, इसीलिए जो भी वैल्यू है उनको रीसेट करते हैं जीरो से। और हमें हमें एमपीटी जो वेरिएबल मिल रहा है वो हमें पूरा एमपीटी मिले, इसलिए उसको रीसेट करते हैं जीरो। जब दोबारा कंप्यूटेशन करें तो कुछ वैल्यू मिसमैच नहीं हो, तो इसलिए जीरो ऑप्टिमाइजर को सारे इनको अपन जीरो, हम हर आइटरेशन में जीरो पैरामीटर ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट को जीरो कर देंगे। फिर फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे ये 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग साइकिल में क्या चलता है कि नेटवर्क में हमने इनपुट दिया, ये नेट ऊपर से लिया अपने जो क्लास डिफाइन की, नेटवर्क में इनपुट दिया, उसका कुछ आउटपुट आया, वो आउटपुट आया उसका कुछ लॉस निकाला, जो लॉस लिया उसका कुछ उस जो लॉस लिया उसको अपन बैक प्रॉप करेंगे। यहाँ पे बैक प्रॉप करते हैं, ये बैकवर्ड करते हैं, बैकवर्ड में यहाँ सारे ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाते हैं। जब बैकवर्ड करते हैं तो सारे ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाते हैं, जितने भी ग्रेडियंट निकालना हो, डिफ्रेंशिएशन होना हो, वो इस फंक्शन में लॉस डॉट लॉस का ग्रेडियंट निकालना हो, सारा बैक प्रॉप, ये जो बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं इसको, तो बैकवर्ड यानी बैकवर्ड चलेगा। और उसके बाद में हम फाइनली ऑप्टिमाइजर स्टेप डॉट स्टेप करेंगे। तो हर इस स्टेप के लिए, हर एक स्टेप के लिए, मतलब कि स्टेप का लेयर वाइज हर एक लेयर के अंदर सारे वेट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे फॉर्मूला, अकॉर्डिंग दैट फॉर्मूला जो लास्ट सेशन में अपने डिस्कस किया। तो यहाँ ऑप्टिमाइजर यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे वेट कॉस्ट फंक्शन जितना भी ऑप्टिमाइज हुआ उसके बेसिस पे जो वेट अपडेट करना है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो ये 4 फंक्शन यहाँ पे 4 लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एक सीक्वेंस में ही चलती हैं और इस तरह से फाइनली वेट यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेट अपडेट हो रहा है। यदि यहाँ पे बैकवर्ड भी कर दिया तो कैलकुलेशन तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपडेट नहीं हुआ। अपडेट करने के लिए ऑप्टिमाइजर को ये इसको रन करना है, ये रन होने पे अपडेट होगा। ये जो 3-4 लाइनें दिख रही हैं ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए है कि लॉस क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे रनिंग लॉस आ रहा है और लॉस डॉट आइटम, यानी यहाँ पे लॉस निकाला आपने, 4 इमेज का लॉस रहेगा इसमें, राइट। तो चारों इमेज को लोड किया और सारों को टोटल लॉस को जोड़ दिया, ऐसे करके लॉस जितने भी लॉस आ रहा है उसको जोड़ के रनिंग लॉस निकाल लिया। और रनिंग लॉस निकाल के फाइनली यहाँ प्रिंट कर रहे हैं देखने के लिए कि लॉस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लॉस जो आ रहा है 21111, यहाँ पे देखो लॉस कहीं ना कहीं से पहले की वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी आप ट्रेनिंग करते हो तो लॉस डिक्रीज ही होना चाहिए, लॉस इंक्रीज नहीं होना चाहिए। यदि लॉस डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ओके है, डिक्रीज नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं जिससे कि अपना ट्रेनिंग लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा। तो लॉस हमेशा डिक्रीज होना चाहिए। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है ट्रेनिंग के लिए। इस ट्रेनिंग साइकिल में कहाँ अपनों को डाउट है वो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। सब कुछ समझ में आ गया? बहुत अच्छा। सूरज जी, बैकवर्ड वाला मुझे थोड़ा बताओ, ये जो लॉस डॉट बैकवर्ड की है ना, ये बोल रहे हो कि बैकवर्ड बैकएंड में क्या हो रहा है एक्चुअली। ये लॉस आ गया एक बार हमारा, ठीक हाँ, है, लॉस तो उसके आ गया। बाद अब लॉस डॉट बैकवर्ड करेंगे तो एक और शायद अपने बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं इसको। तो बैक प्रोपोगेशन होता कैसे एग्जैक्टली? बैक प्रोपोगेशन में होता क्या है इन जनरली, जितने भी लेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अपने लेयर्स कितने लेयर्स बनाए थे, एक लेयर रेलू, हर एक लेयर को आप काउंट करो यहाँ पे। जैसे ये अपने 5 तो फिक्स लेयर हैं, इनको अपने सिक्वेंसली यहाँ पे सेट किया है। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 2 दूसरा नंबर का रेलू 2, और इन दोनों को पास किया पूल में 3, फिर 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके टोटल 9 लेयर है। हर एक लेयर पे वेट अपडेट होना है। तो फाइनली लॉस कैलकुलेट एक्स निकाल के किया अपन ने, राइट। अब यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट होगा, यहाँ पे 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 हर स्टेप पे कैलकुलेशन होगी। तो बैकवर्ड का मतलब अब बैकवर्ड कैलकुलेशन चलेगी। फाइनली ये सारी कैलकुलेशन चलनी है, वो कैलकुलेशन करेंगे और कितना वेट अपडेट करना करेंगे। तो यहाँ पे जब बैकवर्ड करोगे तो ये तो एक तो फॉरवर्ड पास हो गया, यानी हमने सारी इमेज को पास करके यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच के अपन ने लॉस निकाल लिया, लॉस निकाल के अपन ने फिर बैकवर्ड किया, लॉस निकाल के फिर वो
फिर सारा ग्रेडियंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा बैक, इसीलिए इसको बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। मैथमेटिकली आई थिंक बैक प्रोपोगेशन का मैं एक पूरा सेशन लूँगा, वो भी एक हाफ एन आवर का सेशन होता है कि बैक प्रोपोगेशन मैथमेटिकली कैसे इंप्लीमेंट होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ग्रेडियंट कैलकुलेट कैसे होता है, वो पूरा मैं एक और सेशन ले लूँगा इन डिटेल। मतलब कि एज ए नॉलेजेबल सेशन है। बस यदि अपन को इतना समझे, बेसिक में समझे यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक प्रोपोगेशन में फाइनली कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए, लॉस फंक्शन यूज करने के लिए हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अपन अपडेट नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है। अपडेट करने का काम ऑप्टिमाइजर का है, राइट। तो फिर एक और फंक्शन बनाया यहाँ पे ऑप्टिमाइजर है, वो सारा फिर यहाँ पे जो यहाँ पे कन्वोल्यूशन के लिए फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर ही यहाँ पे वेट है, तो फिल्टर की वैल्यू चेंज होगी। तो फिल्टर की वैल्यू चेंज होगी, वो बेस्ड ऑन होगी कि यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन में क्या कैलकुलेट किया गया। उस कैलकुलेशन के बेस में ऑप्टिमाइजर उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। ऑप्टिमाइजर का फॉर्मूलेज बहुत सारे, एडम या आरएमएस प्रॉप, राइट, बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं। यहाँ पे एसजीडी अपन ने काम लिया, वो एसजीडी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अपडेट होगा। आई थिंक मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इन डिटेल। थैंक्स। थैंक यू। सो फाइनली यहाँ पे ट्रेंड हो गया है। अब यहाँ पे मॉडल ट्रेंड हो गया पूरा, सारा मॉडल वेट अपडेट हो गया। वेट अपडेट होके क्या हो रहा है, फाइनली जो क्लास नेट बनाया था अपन ने, नेट नाम से एक जो बनाया था, यहाँ पे अपडेट हो रहा है सब कुछ। इसी क्लास के अंदर फिल्टर विल्टर सब डिफाइन किया था, यही अपडेट कर रहा है। तो इसकी जो स्टेट डिक्शनरी है, यानी इसके जो पैरामीटर है, उसको अपन किसी फाइल में सेव कर लेंगे, राइट। तो टॉस डॉट सेव नाम का फंक्शन है, इसको सेव कर लेंगे डॉट pth। पाइटॉर्च से अपन ने ट्रेन किया तो डॉट pth लिखेंगे, टेंसर फ्लो से किया तो कुछ और आएगा, ckpt समथिंग। तो पाइटॉर्च से किया तो अपन इस नाम से फाइल सेव हो जाएगी। तो ट्रेनिंग करने के बाद में सेव करना ना भूले कभी भी, कि ट्रेनिंग हो गया, मान लो आपका नोटबुक डाई हो गया, तो आपको दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यदि आपने फाइल में सेव नहीं किया तो फाइल में सेव कर लो क्या अपने ट्रेनिंग हुआ है, ट्रेनिंग हो गया, क्या वेट अपडेट हुआ है, वो सारा सेव हो गया स्टेटिक में, या नेट डॉट स्टेटिक सेव हो गया। सेव होने के बाद में हम इसको वापस लोड कर सकते हैं। तो जो भी लोड कर सकते हैं वो सारे लोड कर सकते हैं। तो चलो, हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग फेज तक आई थिंक सारा क्लियरिटी है, अपन अब टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग के लिए ये जैसे 4-5 इमेजेस हैं, ये शायद शिप, ये दो शिप लग रही हैं, ये भी एक शिप का इमेज है, ऐसा है। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के दिखाया। टेस्ट डेटा लोडर है, टेस्ट लोडर से एक बैच निकालेंगे, फर्स्ट बैच निकाला, एक बैच में 4 इमेज है, 4 इमेज को अपन यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं। चलो, इन इमेज को विजुलाइज करके अपन देखते हैं और प्रेडिक्ट करके देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू आएगा। तो इनका एक्चुअल वैल्यू ग्राउंड ट्रूथ क्या है, ग्राउंड ट्रूथ, जब मैं ग्राउंड ट्रूथ बोलता हूँ इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो ग्राउंड ट्रूथ है, ये कैट है, ये सिप है, ये सिप है, ये प्लेन है, ठीक है। ये तो प्लेन है, ये सिप है, सिप है। अब चलो प्रेडिक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले हमने जो नेटवर्क दिया उसकी क्लास बनाई और उसको नेटवर्क को लोड, जो डिक्शनरी को अपने जो मॉडल है उसको अपने लोड कर लिया। तो मॉडल यहाँ पे नेटवर्क में लोड कर लिया। अब ये जो इनपुट इमेज यहाँ पे हमने निकाली थी, वो इमेज हमने प्रिडिक्शन करने के लिए पास किया, तो आउटपुट आया। आउटपुट को अपन यहाँ पे प्रिंट करके देंगे। पहले वाले को आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करके देख रहे हैं कि हाँ, आउटपुट को प्रिंट करके देख रहे हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पे, कैट, सिप सिप सिप, तीनों को सिप बता रहा है। और ग्राउंड ट्रूथ क्या रहा है, फर्स्ट कैट मैच कर गया, यानी सही रिजल्ट आया, सेकंड सही रिजल्ट है, थर्ड भी सही रिजल्ट है, फोर्थ प्लेन है लेकिन इसने क्या बताया, सिप, यहाँ पे रॉन्ग रिजल्ट है। तो मॉडल का 2 ही आइटरेशन अपन ने ट्रेन किया था, 2 इपॉक से ट्रेन किया था, बट एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 में 1 बताया, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे तो 75% करेक्ट, 25% रॉन्ग रिजल्ट दे दिया। लेकिन अपन ये देखते हैं कि पूरा डेटा सेट को चला के देखें तो कितना एक्यूरेसी आएगा, वो निकाल के देख लेते हैं। तो वो यहाँ पे पूरा डेटा लोडर टेस्ट डॉटर लिया और पूरा डेटा सेट लिया, और फिर फाइनली हमने उसका ग्राउंड ट्रूथ और प्रेडिक्ट को चेक किया कि मैच कर रहा नहीं कर रहा है, कितना मैच कर रहा है, उसके बेसिस पे परसेंटेज निकाला। तो 54% एक्यूरेसी है, अभी सिर्फ 54% एक्यूरेसी है, बहुत ही वर्स्ट एक्यूरेसी है। इसको अब आप घर पे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे 2 आइटरेशन चलाई है, ठीक है। इसको करीबन 1000 आइटरेशन चलाओ और ट्रेंड करो और देखो और सेव करो। सेव करने के बाद देखो कि, और यहाँ पे चला के देखो कि कितना % एक्यूरेसी आ रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ऐसा करके। और अभी इसको और प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने ऑप्टिमाइजर एच लिखा, इस जगह आप एडम ऑप्टिमाइजर चेंज करो, ठीक है, और चेक करो कि क्या रिजल्ट है।
यहाँ पे लर्निंग रेट को भी चेंज करके देखो कि क्या रिजल्ट है। मोमेंटम को भी 9 की जगह 8 करके देखो या फिर 9.5 करके देखो। ठीक है, ये मोमेंटम तब पास करोगे जब एसजीडी है। बाकी आरएमएस प्रॉप है, बाकी दूसरा काम में लेके देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है ट्रेनिंग करने पे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको आफ्टर दिस सेशन करने हैं और करके देखना है कि क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट्स हो रहा है ये। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करके आना है। लेयर में भी जैसे यहाँ पे एक कन्वोल्यूशन ऐड किया, दूसरा किया, अब यहाँ पे आप इस साइकिल को लंबा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे किया तो यहाँ पे 1-2 लेयर और ऐड कर लो, खुद से ऐड कर लो 2-3 लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर यहाँ पे देखो 2 फुली कनेक्टेड ऐड किया आपने, यहाँ पे 2-3 और ऐड कर लो अपना। थोड़ा नेटवर्क को भी बढ़ा के देख लो या फिर नेटवर्क को छोटा करके देख लो। यहाँ पे अपने 2 बार कन्वोल्यूशन किया, 2 बार की जगह 1 ही बार कन्वोल्यूशन करके देखते हैं क्या होता है, राइट। थोड़ा कम करते हैं, तो ये करके देखना है। तो थोड़ा यहाँ पे एडिट करके ऐसा करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कि ये लेयर कैसे काम कर रहा है और ऑप्टिमाइजर कैसे काम कर रहा है। लॉस फंक्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्रॉस पॉइंटर पे आप काम में लिया तो दूसरा भी काम में ले सकते हो। तो एन लाइब्रेरी में जाओगे तो बहुत सारे लॉस फंक्शन, वो भी चेंज करके देखेंगे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो रहा है, तो सब समझ में आएगा। सो ये बेसिक है, एंड तक अपन ने टेस्ट किया, ये सब है। और आगे की ट्रेनिंग ऑन जीपीयू पर ट्रेनिंग कैसे करेंगे वो सब चीज़ें हैं, तो उसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको चला के देखो, करके देखेंगे तो होगा। सो दिस ऑल अबाउट टुडे सेशन। हेलो या सर, मुझे ना वो नेटवर्क वाला समझ में नहीं आया जो नेटवर्क आपने बनाया ना, जैसे इसमें सेल्फ है, इनिट है, फॉरवर्ड है ना सर, वो एक बार बता देते हैं। अच्छा, देखो ऑब्जेक्ट एंड क्लास सी प्लस प्लस में होता है, जावा में भी होता है, पाइथन में ऑब्जेक्ट एंड क्लास होते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट, और जब आप क्लास बनाते हो तो उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, करेक्ट। ऐसे ही जब पाइथन में आप कोई भी क्लास बनाते हो, यदि उसका कंस्ट्रक्टर बनाना हो आपको तो इनिट नाम से फंक्शन बनाते हैं। तो इनिट क्या होता है, जब भी आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, कॉल हो जाएगा, इनिट बाई डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। दूसरा यह है कि ये फॉरवर्ड फंक्शन तो कॉल हो जाएगा। जैसे ही ये कॉल होगा इसका मतलब यहाँ पे सारे वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, ये सारी लेयर क्रिएट हो जाएंगी। जैसे ही आप नेटवर्क इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे ये सारे इंडिपेंडेंट लेयर क्रिएट हो गए। अभी अपन को सेट सीक्वेंस में जमाया नहीं है, नेटवर्क नहीं बनाया, ये यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया है और अपने लेयर बनाई है यहाँ पे। अभी अपन को सिक्वेंसली एक नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाने के लिए फॉरवर्ड पास बनाएंगे ये वाला, राइट। अब ये फॉरवर्ड कहाँ से आया, इसको अपन ने कहीं कॉल भी नहीं किया। अब जब अपन ने जब क्लास पढ़ते हैं, यदि इसको यूज़ करना होता तो कॉल करना होता, राइट, लेकिन इसको तो हमने कॉल ही नहीं किया। ये कॉल करने का काम, ये सारा काम nn डॉट मॉड्यूल का है। तो nn डॉट मॉड्यूल के इंटरनली इस मॉड्यूल नाम की एक क्लास है, इसको अपन इनहेरिट कर रहे हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। तो मॉड्यूल नाम की क्लास इनहेरिट कर रहे हैं नेट में, तो हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। और यहाँ पे ओवरराइड, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा ना, एंड ओवरराइडिंग भी पढ़ा होगा। तो ओवरराइड यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी फॉरवर्ड फंक्शन है, उसको ओवरराइड कर रहे हैं हमारे फंक्शन से। तो यहाँ पे ये सिंपली फंक्शन, यहाँ पे ये पेरेंट क्लास हो गई, ये चाइल्ड क्लास हो गई, यहाँ पे ओवरराइड हो गया, तो ये ओवरराइड फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में अपने सीक्वेंस ऑफ लेयर हमने बनाया कि पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। तो फाइनली जैसे ये नेट होगा और ये नेट फंक्शन नीचे यूज हो रहा है, नेट डॉट इनपुट पास करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉरवर्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा और इनपुट में एक्स चला जाएगा। जो भी आप यहाँ पे इनपुट भेज रहे हो वो फॉरवर्ड फंक्शन में यहाँ पे जा रहा है। इसको डॉट नेट, यहाँ पे नेट डॉट उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनली इसके जो इनिट फंक्शन में है और इस यहाँ पे इंटरनली इस मॉड्यूल में ऑलरेडी डिफाइन है कि ये एक होता है अंडरस्कोर कॉल, उसके अंदर बाय यदि कॉल करके रखते हैं तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यदि इसको कॉल करेंगे, इसको यहाँ पे जैसे ही कॉलेबल होगा। अब यहाँ पे नेट यहाँ पे कॉलेबल है, ब्रैकेट लगा रखा ना यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट ही कॉलेबल है। ऑब्जेक्ट कॉलेबल होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट पास हो जाता है। तो ये थोड़ा पाइथन का क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बहुत ही इनहेरिटेंस का डेप्थ लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। इनहेरिटेंस अच्छे से समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाता है कि ये फॉरवर्ड कैसे कॉल हो रहा है। बट इतना समझ लो कि जैसे नेट को कॉल करेंगे तो फॉरवर्ड कॉल हो जाता है। ओके सर। अच्छा सर, नीचे एक जगह आपने वो पास करा है इसमें इमेज, पर वो इमेज कहीं आता तो है नहीं। आपने एक में एज ए पैरामीटर इमेज पास किया है, पर वो इमेज कहाँ से आ रहा है सर? इमेज देखो, यहाँ से स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था कि सबसे शुरुआत ही सबसे पहले करेंगे कि डेटा सेट डाउनलोड करना। 5 स्टेप हमने आज डिस्कस किया।
डेटा सेट डाउनलोड करेंगे, फिर नेटवर्क बनाएंगे, फिर लॉस फंक्शन बना रहे हैं, फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, फाइनली टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे डेटा सेट को डाउनलोड किया। ये सारा डेटा सेट डाउनलोड किया। डेटा सेट डाउनलोड करके 2 ट्रेन लोडर में और टेस्ट लोडर में पूरा डेटा सेट ले लिया यहाँ पे। अब यदि इसका साइज़ निकालें, ट्रेन लोडर है, टेस्ट लोडर है, राइट, इनका साइज़ कितना आएगा, तो एक बार अपन देखते हैं प्रिंट करके। तो इसका साइज़ 60 के ऐसे कुछ साइज़ है। तो इतना 1000 सॉरी यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा, तो मैं प्रिंट करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे ही जनरेटर है, जनरेटर का लेंथ निकलेगा। तो फाइनली जो डेटा लोडर, अब आपने जनरेटर पढ़े होंगे, राइट, तो जनरेटर क्या होते हैं, जनरेटर क्या होते हैं, वो पाइथन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो अपन बाद में देखेंगे। बट ये जनरेटर फंक्शन है और यहाँ पे 12500 इसका ट्रेनिंग डेटा सेट है और टेस्टिंग का कुछ सैंपल होंगे। तो इस तरह से इमेज यहाँ पे लोड कर ली अपन ने। तो ये इमेज है। अब आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे इमेज कहाँ से आया। ये ट्रेन लोडर अपन ने 12000 इमेज का सेट का इमेज ट्रेन लोडर में है ऑलरेडी, और यहाँ पे इस ट्रेन लोडर की इमेज यहाँ पे अपन ने ये भी करके देख ली कि ट्रेन लोडर लिया, ट्रेन लोडर का पहला आइटरेशन लिया, इसमें 4 इमेज आएंगी क्योंकि बेस साइज अपने 4 किया और 4 को अपन, तो ये इमेज है, पहला आइटरेशन, पहला फोर लूप चलेगा तो ये 4 इमेज आ जाएंगे। ये लाइन जो लिख रखी है यहाँ पे, यही लाइन यहाँ पे लिख रखी है। ये एनुमरेट फंक्शन लिया, ट्रेन, इसको फोर लूप में चलाया, पहला डेटा आया, इसमें इनपुट में इमेज आ गई और लेबल आ गया। तो यहाँ पे इस इनपुट में 4 इमेज हैं टोटल ट्रेन लोडर से। तो यहाँ ट्रेन लोडर से इमेज आ रही है, इस इनपुट में 4 इमेज है, इसमें 4 लेबल है। ये इनपुट यहाँ पे अपन ने पास कर दिया। अभी आई थिंक क्लियर हुआ कि ठीक है सर, सही ठीक है, ठीक है, क्लियर, ऑसम जी सर, सो थैंक यू सो मच थैंक यू सर। for watching this video.